अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे होम्योपैथिक चैनल डॉक्टर हामिद में मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक स्किन डिजीज़ के बारे में जिसको इंग्लिश में सोरायसिस और उर्दू में चंबल कहा जाता है। ये काफ़ी तकलीफ़दा डिजीज़ है जो नस्ल दर नस्ल जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है। यानी जिन पेरेंट्स में इसकी शिकायत पाई जाती है, ना सिर्फ उनकी नेक्स्ट जनरेशन बल्कि उससे भी नेक्स्ट थर्ड जनरेशन तक जो है ना ये ट्रांसमिट होती है। और आमतौर पर जिन अफराद में ये बीमारी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में पाई जाए या उनको एक दफ़ा हुई हो तो उनके बच्चों में भी इसकी टेंडेंसी रहती है और 5 में से एक बच्चे को ये लाजमी होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें और आप उससे भी बेनिफिट्स ले सकें। सोरायसिस या जो चंबल है, इसमें आमतौर पर जो ना स्किन पे पहले रैशेज़ होती हैं मुख्तलिफ रेड कलर की और उनमें ख़ारिश होती है और उसके बाद स्किन पे ना एक मछली की स्किन की तरह की जो है वो ग्रेइश वाइट सी ब्लैकिश सी जो है ना वो एक लेयर आ जाती है स्केलिंग सी। और उसके अलावा उसमें जो मुख्तलिफ रैशेज़ होती हैं जिनमें वो ख़ारिश करने से अक्सर ब्लड वगैरह भी निकलता है और मुख्तलिफ जो है ना वो पस टाइप जो है चिपकने वाला मवाद भी गंदा सा जो वो खारिज होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये फैलती जाती है और मुख्तलिफ पार्ट्स जो है उनको अफेक्ट करती है। इसकी मुख्तलिफ इकसाम है जो मुख्तलिफ इसके पैटर्न्स हैं, इसकी इंटेंसिटी या शिद्दत जो के लिहाज से, इसकी जो है ज़ाहिरी साख्त के लिहाज से या इसकी जो रिकरेंस या अक्रेंस जो है जिस्म पे निकल किस तरतीब में निकल रही है, डेवलप हो रही है और फैल रही है, उसकी बिना पे जो है ना इसको मुख्तलिफ अलामात मुख्तलिफ जो इकसाम में तकसीम किया गया। आमतौर पर एक बायोकेमिकल फॉल्ट एपिडर्मल सेल जो सेल्स हैं हमारी स्किन के उनके अंदर जो है ना एबनॉर्मल बायोकेमिकल फॉल्ट के तौर पे वक़ूफ़ पज़ीर होती है। आमतौर पे या तो ये छोटे बच्चे जो हैं उनको अफेक्ट करती है शुरू में, जो उनकी एज जो 8-10 साल से कम हो, या फिर ये 30 साल की उम्र के बाद जो है 40 साल की उम्र के बाद जो है ना एक मैच्योर एज पे जाके जो है ना आदमी में ज़ाहिर होती है। ये होम्योपैथिक फ़िलॉसफी के मुताबिक जो इसकी बेस है वो सोरायसिस की वो सोरा है जो एक मियाज़मेटिक डिजीज़ है और ये हमारे जिस्म के अंदर जो है ना कहीं छुप के रहती है, जो कि एक ख़ास वक्त पे या माहौल मिलने पे ना उभर के स्किन के ऊपर सोरायसिस की शक्ल में सामने आती है। अगर इसको हम आमतौर पर जो लोकल एप्लीकेशन या एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगा के दबा दें तो ये हमारे जिस्म के किसी भी जो एज़ा रईसा है जिनमें या वाइटल ऑर्गन है जिसमें किडनीज हैं, लीवर है, हार्ट है, उस पे जाके ये फिर अफेक्ट करती है या फिर स्प्लीन पे। यानी अगर इसको हम दबाने की कोशिश करें लोकल एप्लीकेशन से तो या तो ये जो सी या फिर किडनी डिजीज़ की शक्ल में, नेफ्राइटिस की शक्ल में सामने आएगी, या फिर ये जो पेशेंट में जो है वो लीवर की क्रोनिक डिजीज़ शुरू हो जाएंगी, या फिर पेशेंट जो है वो हार्ट की जो है ना कंप्लेंट्स का इजहार करेगा और शिकायत करेगा। लिहाजा इसका जो है वो होम्योपैथिक इलाज ही मुनासिब इलाज है जो कि बीमारी को अंदर से निकाल के जो स्किन के सरफेस है उस पर लाएगा और फिर जो है ना वक्त के साथ साथ उसको कम्प्लीटली क्योर कर देगा। आमतौर पर जो इसका ऑनसेट होता है वो या तो हेरिडिटी जो एक पाई जाती है टेंडेंसी, या फिर उसका जो माहौल है उसमें भी ये जो ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के थ्रू भी फैल जाती है, जबकि मुख्तलिफ इमोशनल स्ट्रेस लेने से या फिर जो अक्सर ट्रॉमा वगैरह या फिर चोट वगैरह लगने के बाद भी जब उसकी दवाई वगैरह यूज़ करते हैं तो जख्म जब उभर के सही होने पे आता है तो वो सोरायसिस की जो है वो शक्ल इख्तियार कर ले। सोरायसिस जो है इसको 7 मुख्तलिफ काइंड में जो है वो डिवाइड किया गया है, जिसमें जो पहली किस्म है वो ग्यूटेट सोरायसिस कहलाती है। ग्यूटेट सोरायसिस में जो है जो पेशेंट है उसमें स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन पाई जाएगी सबसे पहले, जो कि ये सोरायसिस होने से तकरीबन 8 से 10 दिन पहले जो है पेशेंट में इसकी शिकायत या अलामात पाई जाएंगी और उसके बाद जो है ना उसके जो है 8 या 10 दिन बाद जो है ना फिर पेशेंट में वो रैश जो है अपीयर होगी। जबकि चिकन पॉक्स, मीजल्स या मम्प्स जो है उसकी इलाज के सिलसिले में भी जब हम उसको स्ट्रेस करने की कोशिश करते हैं लोकल एप्लीकेशन से तो उसके रिएक्शन की शक्ल में भी ये सामने आ जाती है और ऊपर के जो है ना सोरायसिस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसकी जो लीशंस हैं वो पिंक होती हैं, फ्लैट होती हैं, जबकि जो स्केलिंग है एक स्किन पे आ जाती है वो ग्रे कलर की मछली जैसी, उसमें एक इचिंग टाइप पेन होती है। आमतौर पे जिस्म के किसी भी हिस्से पे जो फ्लैशी एरिया उस पर ज़्यादा नमूदार होती हैं, जबकि हैंड्स और फीट पे बहुत ही कम जो है ये जाहिर होती है।
जबकि जो दूसरी इसकी किस्म है उसको लोकलाइज एक्सटेंसर सोरेसिस कहा जाता है। ये या तो हमारी कोहनी की जो नोक है उस पर पाई जाएगी या फिर हमारे जो नी कैप है उसके नीचे की तरफ सामने जो स्किन में पाई जाती है। जबकि ये फोर आर्म्स में भी, काफ में और फोर हेड्स में भी जो है अक्सर पेशेंट्स में पाई जाती है। ये आमतौर पर देखने में ना मम्यूलर एक्जिमा लगती है और उससे काफ़ी रिजेम्बलेंस रखती है, लेकिन इसकी जो लीशंस हैं वो पॉपुलर वेसिकुलर की तरह होती है। इसकी जो तीसरी किस्म फ्लेक्सुरल सोरेसिस कहलाती है। ये आमतौर पर जिस्म के ऐसे हिस्सों में पाई जाती है कि जो आपस में रगड़ खाते हैं या फिर जो है ना पोशीदा होते हैं, उनको बॉडी से बॉडी टच कर रही होती है और आमतौर पर ना हवा वाली साइड पे नहीं होती। ये आमतौर पर बगल में, अम्बिलिकल रीजन में, जेनिटोक्रूरल फॉल्ड में आमतौर पे पाई जाती है। ये आमतौर पे देखने में ना डर्माटाइटिस की तरह की होती है। इसकी जो चौथी किस्म है वाइड स्प्रेड या यूनिवर्सल सोरेसिस कहलाती है। इस जैसे के नाम से जाहिर है ये वाइड स्प्रेड होती है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो है वो मुख्तलिफ शेप्स में जो है वो जाहिर होती है। आमतौर पर जो इसकी जो शेप है वो कॉइन शेप भी हो जाती है, पॉलीसिक्लिक भी होती है और रिंग शेप भी होती है। सबसे पहले जो जिल्द में है वो स्क्रैचेस आती हैं, क्राशी होती है। जब उस पर खारिश वगैरह करते हैं तो फिर उस पर स्केलिंग डेवलप हो जाती है और उसमें से ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। ये जो सिर पे, स्कल्प पे भी हो सकती है, छाती पे भी हो जाती है, हमारे जो लिम्स हैं, बाजुओं पे, टांगों पे, यहाँ तक के नेल्स पे भी पाई जाती है। जबकि बहुत कम केसेस में जो है ना ये फेस और हैंड्स पे भी हो जाती है, लेकिन आमतौर पर जो है ना जिस्म के बाकी हिस्सों पे ही पाई जाती है। इसकी जो पांचवी किस्म है वो पस्चुलर सोरेसिस ऑफ पाम एंड सोल्स, तौर पर हाथ की हथेली या पाँव की तलियों पे जो है ये सोरेसिस निकलती है। जबकि कुछ रियर केसेस में जो है ये भर के फिंगर तक भी आ जाती है और फिंगर्स और थंब पे भी फैल जाती है। इसके ऊपर जो उभार या छाले होती है जिसको पस्ट्यूल्स भी बोलते हैं, उनमें आमतौर पर एक क्रीमी टाइप जो है ना वो सियाल मादा पाया जाता है, जो कि बाद में ब्राउन कलर के हो जाते हैं। जबकि इसकी जो छवीं काइंड है वो वाइड स्प्रेड पस्चुलर सोरेसिस कहलाती है। ये आमतौर पे शुरू होती है एक पस्चुलर जो अरप्शन जो सी है उसकी शक्ल में जिस्म पर मुख्तलिफ जो है वो छाले वगैरह बन जाते हैं, बुखार चढ़ जाता है। आमतौर पर नाखून है वो भी मोटे हो जाते हैं, भद्दे हो जाते हैं और ग्रे कलर के हो जाते हैं, अक्सर झड़ना शुरू हो जाते हैं और उनमें से अक्सर पस भी जो है वो निकलना शुरू हो जाती है, ऐसे आलसा। इसकी जो वजूहात हैं वो मुख्तलिफ इन्फेक्शन है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़ है, उसके अलावा जो है हाइपोकैल्सीमिया या कैल्शियम की कमी भी इसका बायस बनती है। जबकि मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स के रिएक्शन की सूरत में भी जो है ना ये जो जिस्म के अंदर से उभर के बाहर सरफेस पे आ जाती है। जबकि इसकी जो सातवीं किस्म है वो सोरेसिस ऑफ नेल्स कहलाती है। ये आमतौर पर जिस्म में किसी भी हिस्से शुरू होती है लेकिन फिर ये फैलती हुई ना नाखूनों तक आ जाती है और उसमें एक से ज़ायद जो नाखून जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसमें भी सोरेसिस की जो अलामत हैं वो फिर जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे इसकी होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली रेमेडी है वो आर्सेनिकम है। आमतौर पर ये जो एक बर्निंग, जलन वाली कैफियत है, इचिंग वाली पेन होती है स्किन में और तबीयत में भी चिड़चिड़ापन और बेजारी आ जाती है आदमी की, एक बेचैनी सी होती है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग और एक ना जलन का एहसास होता है जो है अफेक्टेड एरिया में, तो उसमें आर्सेनिक जो है बहुत इफेक्टिव है। जबकि अक्सर केसेस में जो वो बोरेक्स जो है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और ये आमतौर पे जो इसकी तमाम इकसाम में जो है ना बोरेक्स जो है वो एक अच्छी मेडिसिन के तौर पे रिजल्ट्स देती है। जबकि जो पस्ट्यूलर सोरेसिस है या जिसमें जिस्म से मुख्तलिफ सियाल किस्म का मादा है और तोकते निकलती हैं, उसमें ग्रेफाइट के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं अगर उसको 200 पोटेंसी में यूज़ करवाया जाए। जबकि ऐसे पेशेंट जिनमें नर्वस सिम्टम्स भी पाए जाते हैं उनमें काली ब्रोम जो है वो बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर सोरेसिस जो है वो खुश्क और ड्राई स्किन पे होनी या बाजुओं के उन हिस्सों में होगा जो बेंड करने से ना आपस में जो है वो मस करते हैं या टच करते हैं, तो उसमें काली आर्सेनिकम जो है वो बहुत ही अच्छी और ऐसी जो है ना सोरेसिस जो आमतौर पर सर्दियों में भर जाती है या जिसकी सर्दियों में शिकायत पैदा होती है, गर्मियाँ आने पर खुद ही सही हो जाती है, उनमें पेट्रोलियम जो है वो बहुत सूटेबल रहती है। जबकि छोटी एज में जो बच्चों में आमतौर पर खासतौर फीमेल्स में पाई जाने वाली ये सोरेसिस है उसमें कप्रम मेटेलिकम
के अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर सोरियासिस का जो पेशेंट है उसमें हरारत अज़ीज़ी की कमी हो, यानी बॉडी में वाइटल हीट जो है वो ना पाई जाए, हाथ पाँव ठंडे हों, जबकि इसकी स्किन जो है वो ड्राई होगी और जिस्म में खून की भी कमी पाई जाएगी, तो उसको फिर थायरोइडिनम जो है वो लाजमी देनी चाहिए। और ये हाई पोटेंसी में ना और यूज़ करनी चाहिए, ज़्यादा रैपिडली यूज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे 1 mg डेली डोज आफ्टर 1 मंथ जैसे वीकली 1 mg की सिंगल डोज दे दी जाए एज ए कंकरेंट मेडिसिन, तो उसके भी जो है ना अच्छे नतीजे। जबकि जो इरप्शन जो सी अगर इसकी स्केली है तो उसमें बर्बेरस एक्निफोलियम के अच्छे रिजल्ट, जबकि दीगर मेडिसिन में आर्सेनिक आयोडाइड, क्लेसेरोबिनम, लाइकोपोडियम और सल्फर के भी अच्छे नतीजे हैं, जिनको पेशेंट के जो है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को देखते हुए अगर यूज़ कराया जाए तो उसके अच्छे नतीजे बरामद होते हैं। उसके अलावा अगर आप मुख्तलिफ मेडिसिन यूज़ करवाते हुए देखें कि जो दवाई है उसने अपना काम रोक दिया और अब वो एक कुछ अर्सा जो है ना चलने के बाद, अच्छे नतीजे देने के बाद जो है अब रुक गई है और काम नहीं कर रही, तो तमाम जो मेडिसिन दे रहे हैं उनको रोक के सल्फ़र 200 की एक डोज देनी चाहिए और फिर 1 हफ्ते बाद फिर वो मेडिसिन दोबारा शुरू कर देनी चाहिए। जो पहले दे रहे थे तो वो फिर से अपना काम जो है वो शुरू कर देंगे। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।